बच्चों नमस्कार। आज अपन क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सी प्रोग्राम को लिखने के लिए अपन को ये स्ट्रक्चर्स आना चाहिए कि हाउ टू राइट सी प्रोग्राम, व्हाट स्ट्रक्चर फॉलो है ना टू राइट सी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को लिखने के लिए अपन क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आप कोई सी भी लैंग्वेज में चले जाओ, चाहे आप HTML में जाओगे या जावा करोगे या C++ करोगे है ना, या PHP करोगे, हर लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखने का बेसिक प्रॉपर लेआउट होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे ही अपन सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे या सोर्स कोड लिखेंगे तो एक बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि एक बेसिक प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना रखे हैं। कोई भी सी प्रोग्राम्स होगा वो कई सारे सेक्शन से मिलके बन सकता है। कुछ सेक्शंस ऑप्शनल होते हैं, कुछ सेक्शंस आपके है ना कंपलसरी होते हैं, कुछ को अपन को रिक्वायरमेंट हो तो अपन लिखेंगे, नहीं तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो अब अपन को है ना प्रोग्राम लिखना है। इससे पहले अपन जो वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ चुके कि कैरेक्टर सेट पढ़ चुके। कैरेक्टर सेट्स में डिफरेंट डिफरेंट्स अपने पास कैरेक्टर्स का अलग अलग ग्रुप कैटेगराइजेशन किया था अपन ने, जिसमें अपन ने अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, सिंबल्स, वाइट स्पेसेज, ट्राईग्राफ, सीक्वेंस कैरेक्टर, तो 5 कैटेगरी पढ़ी थी। फिर कैरेक्टर सेट से अपन ने टोकन्स पे आए थे। तो टोकन्स क्या है, कैरेक्टर सेट से इंडिविजुअल अपन ने यूनिट्स है ना या कोई पंक्चुएशन सिंबल्स यूज किए थे। तो फिर अपन ने 6 प्रकार के टोकन्स पढ़े थे। तो देर आर 6 काइंड्स ऑफ सी टोकन्स, जिसमें अपन ने पढ़ लिया कीवर्ड पहला टोकन्स। दूसरा टोकन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के अंतर्गत अपन ने नेम ऑफ वेरिएबल्स, एरे नेम्स, कोड्स नेम है ना, कोड मीन्स फंक्शंस नेम, और स्ट्रक्चर्स नेम। ये जो यूजर वर्ड हो गया आइडेंटिफायर। और कीवर्ड क्या होते हैं, फिक्स वर्ड होते हैं जो प्रोग्रामिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन यूज करेंगे। फिर अपन आइडेंटिफायर में वेरिएबल्स पढ़ चुके। फिर वेरिएबल्स में डेटा कैसे आएगा, तो कांस्टेंट अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद कांस्टेंट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। न्यूमेरिक वैल्यूज अलग हो गई, कैरेक्टर वैल्यू अलग हो गई। फिर न्यूमेरिक में आपका इंटीजर हो गया है ना, रियल कांस्टेंट हो गया। फिर इंटीजर में भी फर्दर कैटेगराइजेशन किया था। तो कांस्टेंट डेटा को और वेरिएबल्स को लेके अपन है ना इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखें। कोई भी मैं सीखा इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा तो वो मिक्सअप हो जाएगा। अब तुम कहोगे किस किस का, तो कोई भी सी प्रोग्राम का जब इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो उसमें टोकन्स भी इंक्लूड हो जाएगा है ना, और आपका ये कांस्टेंट भी आ जाए, सी टोकन्स पूरा इंक्लूड हो जाएगा। उसमें आपका फंक्शंस भी इंक्लूड हो सकता है। कोई भी सी स्टेटमेंट है ना प्री प्रोसेसर से भी बन सकता है। तो कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उस कैसे को लिखने के लिए अपन को बेसिक स्ट्रक्चर्स आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर्स आता है तो प्रॉपर वे में अपन प्रोग्राम को डिजाइन कर पाएंगे। तो अब एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है ना, कितने उस प्रोग्राम के सेक्शन होंगे। प्रोग्राम लिखने का एक लेआउट अपन को याद होना चाहिए। तो प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्या होते हैं तो वो अपन देखें। तो एक प्रोग्राम का सबसे जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग का जो सेक्शंस होता है, पहला तो सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पहली एंट्री होती है प्रोग्राम की। अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस में एक्चुअल में ये होता है कमेंट सेक्शन हो गया। कमेंट सेक्शन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी कमेंट्स अपन को अलाउ करना हो तो अपन है ना इस सेक्शन में अलाउ कर सकते हैं। प्रोग्राम को लिखेंगे तो स्टार्टिंग में है ना फर्स्ट उसका प्रॉपर टाइटलिंग होना चाहिए। प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम किसने लिखा, कौन सी डेट को लिखा, कौन सा लॉजिक अप्लाई किया है ना, तो एसेट्रा इस तरह के अपन एंट्री इसमें डाल सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपन यहाँ पे जो अलाउ कर सकते हैं, जो अपन अलाउ कर सकते हैं, तो एक तो आपका टाइटल्स, प्रोग्राम का टाइटल ऑफ द प्रोग्राम। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस देख के उसका टाइटल बन जाएगा। ऑथर भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऑथर्स नेम भी लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखना चाहो, लॉजिक को कौन सा अप्लाई किया, लॉजिक नेम भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। आइडेंटिफायर जो भी यूज करते हो तो आइडेंटिफायर का एक्सप्लेनेशन भी लिख सकता हूँ
आइडेंटिफायर एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या होता है, अपने खुद के समझने के लिए यूज करेंगे अपन डॉक्यूमेंटेशन को। कोई पूछे वाई वी यूज डॉक्यूमेंटेशन, तो है ना, यूज ऑन अंडरस्टैंडिंग। इसका डॉक्यूमेंटेशन का जो यूज करते हैं, इसको जो यूज करने का मेन ऑब्जेक्ट है खुद के समझने के लिए। ऑन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कि तुमको मान लो प्रोग्राम समझ में नहीं आया, बीच में कमेंट्स को देख लो, उनको पढ़ लो, तो ये अपन है ना खुद इजी वे में प्रोग्राम को समझ सकते हैं। प्रोग्राम में अच्छी प्रैक्टिस होने के, अच्छा प्रोग्राम लिखने के लिए ये कमेंट सेक्शन बीच बीच में यूज करते रहना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो कमेंट्स होते हैं, ये यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये डॉक्यूमेंटेशन को कहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं, प्रोग्राम के कहीं पे भी, एनीवेयर इन द प्रोग्राम, है ना। टॉप ऑफ द प्रोग्राम, टॉप में लिख सकता हूँ, बॉटम में लिख सकता हूँ, बॉटम पे लिख सकता हूँ, क्लोजिंग के टाइम पे लिख सकता हूँ, क्लोजिंग पे भी लिख सकता हूँ, है ना। स्टेटमेंट के एंड पे भी लिख सकता हूँ, एंड ऑफ स्टेटमेंट, बिटवीन भी लिख सकता हूँ मैं, बिटवीन इन द प्रोग्राम। कि कोई भी अगर अपन से पूछे कि डॉक्यूमेंटेशन को अपन कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। क्यों यूज करते हैं, खुद के समझने के लिए, ऑन अंडरस्टैंडिंग के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या अलाउ करते हैं, तो पूरा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है। हर लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट होता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इग्नोर करता है। कंपाइलर इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है छोड़ देगा, इग्नोर दिस एंट्री, दिस एंट्री, है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट। ये मेन पॉइंट है जो याद होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव पार्ट। ये क्यों यूज किया, खुद के समझने के लिए। तो मेन पॉइंट क्या हुआ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन में कमेंट्स आते हैं। हर लैंग्वेज में कमेंट्स की एंट्री होती है। कमेंट्स में क्या क्या आते हैं, टाइटल्स हो गया, प्रोग्राम का हेडिंग्स हो गया, है ना, प्रोग्राम का ऑथर्स का नाम हो गया, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई गाइडलाइन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, और कौन सा लॉजिक अप्लाई करते हो, आइडेंटिफायर का एक्सप्लेनेशन हो गया। कहीं पे भी इसको साइड में, बिगिनिंग पे, टॉप पे, एंड ऑफ द प्रोग्राम, कहीं पे भी इसको अपन अलाउ कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गया, कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। अब तुम कहोगे डॉक्यूमेंटेशन कैसे अलाउ करते हैं, कि ये तो समझ में आ गया कि प्रोग्राम का फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन को अपन कैसे स्टार्ट करें, प्रोग्राम में कैसे लिख पाएंगे, तो अपन वो देखें। तो अपन जो लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन को, देखो डॉक्यूमेंटेशन को लिखेंगे तो एक फिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये क्या है बच्चों, स्लेस है, फिर इसके बाद में क्या लगाऊंगा, स्टार, और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग पे स्टार स्लेस। तो ये तो है ना बिगिनिंग पे लगा दो, कोई ज़्यादा इसमें है ना माइंड लड़ाने की ज़रूरत है नहीं, इजी वे में याद हो जाएगा। ये क्लोजिंग पे लगा दो, क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपन है ना हेडिंग लिख देंगे पूरा, यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे जो भी होगा, या कमेंट्स लिख देंगे, कमेंट्स लिख सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन कैन बी सिंगल लाइन, है ना, कैन बी सिंगल लाइन, है ना, और मल्टीपल लाइन, दोनों वे में ही डॉक्यूमेंटेशन अपन अलाउ कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन, एक लाइन का भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है। ये आपका जैसे मान लो एक लाइन में डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ रहा, तो आपकी ये एक लाइन हो गई, फिर दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, फिर क्लोजिंग लगा दो। तो ये आपका बिगिनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और ये आपका एक कमेंट सेक्शन हो गया, कमेंट सेक्शन हो गया। तो कोई भी जैसे प्रोग्राम में एग्जाम्पल बताओ। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि जैसे प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल, ये प्रोग्राम का जैसे मैंने टाइटल दे दिया एरिया ऑफ सर्कल, है ना। अब मान लो दूसरी लाइन में लिखनी हो रिटर्न बाय, ना, रिटर्न बाय
NKG। अब ये क्लोजिंग कर दिया, तो आपका ये बिगिनिंग और ये क्लोजिंग। अब जैसे मान लो कि अपन ने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, इंटीजर A, B, ये अपना स्टेटमेंट यहाँ पे फिनिश हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन लगाना चाहूँ यहाँ पे, तो स्लेश स्टार है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। DEC समझ आया ना, डिक्लेरेशन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अपने साइड में भी दे सकते हैं, क्लोजिंग पे भी दे सकता हूँ। मान लो मैंने ऐसे कोई लूप लगा दिया, फॉर I = 1 है ना, I <10 I++, है ना। फिर मैंने यहाँ बिगिन कर दिया, यहाँ कोई स्टेटमेंट लिख दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे मान लो कमेंट्स डाल दिया, एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, लूप का यहाँ एंड हो गया, और ये क्लोज कर दिया स्टार स्लेस। इधर स्टार्टिंग में स्लेस स्टार्ट और क्लोजिंग पे स्टार स्लेस। इस स्लेस और स्टार के बीच में कहीं पे भी गैप नहीं होना चाहिए, ये रूल्स है। तो पहला ये आपको है ना एंट्री समझ में आ जानी चाहिए कि ये अपन कैसे लिखेंगे। तो प्रोग्राम्स को देख के बीच बीच में कमेंट्स लिख सकते हैं। तुमको अगर मान लो ये बीच बीच में टाइटलिंग नहीं आती, तो तुम हेडिंग लिखना तो कम से कम लिखो। तुम चाहो नहीं लिखें तो तुम चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, फिर वो है ना बेटर प्रोग्रामिंग नहीं कहलाएगी। तो प्रैक्टिस ये करो कि बीच बीच में यहाँ पे कमेंट्स यूज करेंगे। तो सी लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो सी लैंग्वेज में अपन लिखेंगे स्लेश स्टार है ना, क्लोजिंग पे ये लिखेंगे। C++ में बिगिनिंग पे लगा देंगे बिगिनिंग ऑफ लाइन, ये C++ का कमेंट्स हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ लाइन। इसमें C++ में डबल स्लेश से स्टार्ट कर देते हैं। जावा में भी जाएंगे, डबल स्लेश हो गया। HTML में लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, तो अपन HTML में लेस देन और एक्सक्लेमेशन से लिखेंगे, इसके बीच में डॉक्यूमेंटेशन लिख दो। तो ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट है। कंपाइलर इसको एक इंडिकेशन आते ही छोड़ देगा पूरी लाइन को। अगर कोई रॉन्ग एंट्री भी हो जाए तो भी अपन इसको हटा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम में कहाँ लिख सकते हैं, एनीवेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनीवेयर है ना इन द प्रोग्राम। क्यों यूज करें, ऑन अंडरस्टैंडिंग, खुद के समझने के लिए। तो पहला पोर्शन क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का। प्रोग्राम का फिर सेकंड एंट्री कौन सी होती है, लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन का क्या रोल होगा, कि लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी करवाना। कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दो कि मैं लाइब्रेरी फाइल से जुड़ना चाह रहा हूँ। तो प्रोग्राम का जो दूसरा पोर्शन होगा, प्रोग्राम का जो दूसरा सेक्शन होगा, वो लिंकिंग सेक्शन होगा। प्रोग्राम जब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो डिफरेंट उसके सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन का एक रोल है। तो लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, जुड़ना है ना, कनेक्टिविटी देना। अब किससे कनेक्टिविटी दूंगा, लाइब्रेरी हेडर फाइल से। लाइब्रेरी हेडर फाइल्स कहाँ होती है, कंपाइलर के अंदर है ना, इनबिल्ट एक कलेक्शन होता है लाइब्रेरी हेडर फाइल का। एक फोल्डर हो गया अपने पास, इंक्लूड नाम से ही फोल्डर होता है कंपाइलर में। उसमें कितनी फाइलें होती होगी, तो अबाउट है ना 60 के समथिंग मान के चल लो, 50 to 60 के आसपास के लाइब्रेरी फाइल का कलेक्शन है। लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होता है, फंक्शंस का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, फंक्शंस का पूरा लॉजिक हो गया। तो अपन को ना लाइब्रेरी से कैसे जुड़ेंगे, तो लिंकिंग सेक्शन होगा। हर लैंग्वेज में लिंकिंग सेक्शन की एंट्री होती है। जावा में भी तुम जाओगे कि जावा में भी है ना, किसी पैकेज से, इंटरफेस से है ना, कोई भी क्लास से लिंक करना हो तो अपन को इंपोर्ट के थ्रू अपन वही है ना पैकेजेस को यूज कर लेंगे। और सी लैंग्वेज में, C++ में अगर अपन को कनेक्टिविटी देनी है किसी अदर फाइल से है ना, अदर लाइब्रेरी फाइल से, तो अपन है ना लिंकिंग सेक्शन की हेल्प लेंगे। तो ये क्या करेगा, लिंकिंग सेक्शन ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो ये लिंकिंग सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन समझिएगा ना, आदेश, इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, टू द कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है, ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम है अपन पढ़ चुके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एट ए टाइम पूरा कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर क्या है, एक प्रोग्राम का नाम है। कौन सा प्रोग्राम है, ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम को अपन क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। क्या करेगा, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करके और अपन को कन्वर्जन करके ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। तो ये लिंकिंग सेक्शन का क्या रोल होगा,
कि जो भी सी लैंग्वेज का कंपाइलर है उसको ये इंस्ट्रक्ट करेगा, आदेश देगा। तो क्या इंस्ट्रक्ट करेगा? प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर टू कनेक्ट सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल, सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल। मतलब यहाँ से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड हो जाएगा कंपाइलर को, या कंपाइलर को बताएगा कि सिस्टम लाइब्रेरी से कनेक्ट होना है, सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल से जुड़ना है। तुम भी जैसे किसी कॉलेज में जाते हो, अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब तुमको किसी है ना पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी बुक्स के अंदर वो टॉपिक नहीं है, तो फिर तुम है ना किससे जुड़ोगे? लाइब्रेरी से जुड़ोगे। तो लाइब्रेरी से ऐसे थोड़ी जुड़ जाओगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ पाओगे। तो तुमको है ना एक लाइब्रेरी का कार्ड बनेगा, कार्ड बन गया, दैट मीन्स आप कनेक्ट हो सकते हो। तो कंप्यूटर को तो माइंडलेस है ना, कंप्यूटर तो कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर को समझाने के लिए अपने पास है ना लिंकिंग सेक्शन अलग से बना के दे दिया अपन को। अब तुम कहोगे लाइब्रेरी हेडर फाइल कौन सी होती होगी? तो लाइब्रेरी जो हेडर फाइल होती है वो अपने पास डिफरेंट लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है, जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है अपन उसी फाइल से जुड़ेंगे। अब जुड़ने के लिए कैसे करेंगे? तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे, यूज हेस के साथ में, इसको अपन हेस बोलेंगे, हेस इंक्लूड। ये फिक्स वर्ड है, एक बार याद करना पड़ेगा, है ना। हेस इंक्लूड ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसका किस तरह का स्टेटमेंट है ना, यूज हेस इंक्लूड प्री प्रोसेसर, ये नाम याद हो जाना चाहिए, प्री प्रोसेसर, है ना। और कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट, कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट टू कनेक्ट सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल, सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल। एक ये मेन पॉइंट हो जाता है हेस इंक्लूड का। तो अगर तुमसे कोई भी अचानक पूछ ले, सडनली पूछ ले कि हेस इंक्लूड क्या करेगा, तो हेस इंक्लूड को मैं क्या बोलूँगा? तो हेस इंक्लूड को मैं बोलूँगा प्री प्रोसेसर। नाम याद हो जाना चाहिए कि हेस इंक्लूड का क्या नाम हुआ? प्री प्रोसेसर। और इसको दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं? कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। क्यों बोला है? कंपाइलर को ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देगा। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट देने वाला, टू कनेक्ट सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल, की सिस्टम लाइब्रेरी से कनेक्ट होना है। तो हेस इंक्लूड एक स्टेटमेंट है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा, किससे क्या इंस्ट्रक्ट करेगा? लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी। तो हेस इंक्लूड को अपन प्री प्रोसेसर बोलेंगे। इसको कई बच्चे ना हेडर फाइल बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं कि सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल को कैसे यूज करेंगे? तो इसको यूज करने का एक प्रॉपर सिंटेक्स है अपने पास। सिंटेक्स क्या होता है कि इस स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बना दिया। अब रूल रेगुलेशन क्या बना दिया? तो ये सिंपल सा है, हेस लिखोगे शिफ्ट के साथ, ये है ना यूज करेंगे। इंक्लूड को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, फिक्स वर्ड है हेस इंक्लूड, है ना। फिर एंगुलर ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पे लाइब्रेरी हेडर फाइल का नाम, लाइब्रेरी हेडर फाइल का नाम, या फिर लाइब्रेरी हेडर फाइल हो जाएगा यहाँ पे, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या है? हेस इंक्लूड को यूज करने का अपने पास रूल रेगुलेशन है। कहीं पे भी इसमें इक्वल नहीं आता, कैपिटल लेटर नहीं आएगा, हेस और इंक्लूड में स्पेस नहीं देंगे। हेस इंक्लूड रेगुलर वर्ड है, ठीक है। अब ऐसे और भी है ना, हेस के साथ में और भी वर्ड यूज होते हैं, तो आप ऐसे आइडिया लगा लो, हेस के साथ में अगर कोई भी वर्ड यूज होता है तो उसकी एक स्पेशल मीनिंग बन जाती है। तो इनको पूरा प्री प्रोसेसर बोल सकते हैं। तो एक सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर 8 से 10 हो सकते हैं टोटल काउंटिंग में। अगर अदर एग्जांपल देखें, अदर प्री प्रोसेसर, अगर कोई पूछना कि और भी कोई प्री प्रोसेसर होते हैं क्या, तो अदर प्री प्रोसेसर देखो, ये समझना जरूरी है। तो अपन हेज के साथ में जैसे मैंने लिख दिया डिफाइन, अब ये हेज के साथ लिखा हुआ वर्ड है ना, ऐसे हेज के साथ में मैंने लिख दिया इंक्लूड, ये भी हेज के साथ है ना यूज हो रहा है। हेज के साथ में मैंने लिख दिया इफ,
है ना। हेज के साथ में मैंने लिख दिया एल्स, है ना। हेज के साथ में लिख दिया, है ना। और भी है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ, एल्स इफ लिख दिया, एल्स इफ। तो ये हेज के साथ में से सर्टेन वर्ड होते हैं। तो ये है ना 8 से 10 की काउंटिंग होती है टोटल काउंटिंग 8 to 10 काउंटिंग हो सकती है ये टोटल काउंटिंग। तो ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर कहलाते हैं। एक स्पेशल मीनिंग बना के कंपाइलर में फिक्स कर दी इनकी मीनिंग। तो ये जब भी कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करना हो, कोई भी मैक्रोज टाइप की कोडिंग करनी हो, है ना, कोई भी फंक्शंस को फिक्स डिफाइन करना हो, है ना, कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करना हो, तो ये कंपाइलर को पहले से ही बता दो। तो कंपाइलर को कैसे कनेक्टिविटी देंगे, कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर पाएंगे, है ना, कोई भी लाइब्रेरी फाइल को कैसे इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये अपने पास है ना प्री प्रोसेसर एक शब्द आएगा। तो आपको इस प्री प्रोसेसर को थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव इसमें वाइवा में डिस्कस करते हैं। तो ये आपको ना ये दोनों वर्ड्स का नाम आना चाहिए, ये दोनों वर्ड्स का। और ये ना ये हेस इंक्लूड एक रेगुलर वर्ड है, गैप नहीं होना चाहिए। हेस इंक्लूड को यूज करेंगे तो इसके लिए लाइब्रेरी फाइल के लिए एंगुलर ब्रैकेट फिक्स किया हुआ है। और लाइब्रेरी हेडर फाइल कैसे यूज करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल अपन इसका प्री प्रोसेसर का देखते हैं कि लिंकिंग सेक्शन प्री प्रोसेसर को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि ये है ना, ये आएगा तो आगे कोड लिखना आ जाएगा। अब देखो हेस इंक्लूड को मैं कैसे यूज करूँगा। तो हेस इंक्लूड का सिंटेक्स तो अपन देख ही चुके। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यूज हेस इंक्लूड। अब ये तो तुमको याद हो ही गया। अब ना यूज करूँगा प्रोग्राम के ना फिक्स है, ये लाइन याद रख लो। हेस लिख लगाऊंगा, इंक्लूड यूज करूँगा, है ना। इंक्लूड के बाद में ये तो फिक्स हो गया प्री प्रोसेसर, एंगुलर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ना फाइल का नाम आएगा। अब ये stdio.h क्या है, एक फाइल है ना। ऐसे कौन io.h क्या है, ये भी एक फाइल है ना। तो ये दो फाइल तो हर प्रोग्राम में यूज कर लो। जितनी फाइल यूज करोगे उतना हेस इंक्लूड आएगा, है ना। हेस इंक्लूड फाइल का नाम। और अगर अदर्स भी फाइल अपन यूज करें तो हेस इंक्लूड, है ना। कोई मैथमेटिकल फाइल यूज करेंगे तो maths.h, है ना। कोई भी अगर अपन स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई फंक्शंस यूज करेंगे तो हेस इंक्लूड string.h। अगर कोई कैरेक्टर फंक्शंस को यूज करूंगा प्रोग्राम में तो हेस इंक्लूड, है ना, ctype.h। तो अपन है ना ये दो तो एवरी प्रोग्राम में यूज करेंगे, यूज एवरी प्रोग्राम। अब तुम कहोगे क्यों। अब क्यों का मतलब होगा, एसटीडी का जो मतलब होता है ना, एसटीडी का जो मतलब हो गया, जैसे ये एक फाइल है। अब इस फाइल को थोड़ा सा डिटेल में ले तो एसटीडी का जो मतलब हुआ स्टैंडर्ड, है ना। कोई पूछे एसटीडी क्या है, स्टैंडर्ड। आई का क्या मतलब हुआ, इनपुट। जब भी कंप्यूटर में रहोगे तो इनपुट आउटपुट तुमको बार बार वर्ड आता है, आई समझ जाओ, ओ मीन्स आउटपुट। इनपुट मीन्स डेटा को लेना, आउटपुट मीन्स रिजल्ट देना। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एच मीन्स हेडर फाइल, हेडर फाइल। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये .h मतलब एक्सटेंशन हो गया हेडर फाइल का। तो ये वाई में डिस्कस करते हैं। और कौन कंसोल का मतलब क्या हुआ, कौन io.h। तो कौन का मतलब हो गया कंसोल। कंसोल या मॉनिटर के लिए आएगा, स्क्रीन के लिए आएगा, है ना। आई का मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट, है ना। आई हो गया, ओ मीन्स आउटपुट, आउटपुट। तो आई यहाँ से ले लिया, ओ यहाँ से ले लिया। और एच मीन्स हेडर फाइल। तो ये कंसोल का अलग रोल है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का अलग रोल है। ऐसे कोई मैथमेटिकल अपन काम करेंगे, maths.h का अलग रोल है। अब तुम कहोगे ये क्यों, तो ऐसे अपन को है ना करीब 50 to 60 फाइल्स होती है। अब मैथ्स में तुम सब जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, है ना, लोगरिथम्स फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, स्टैटिकल फंक्शंस, है ना, एसक्यूआरटी का फंक्शंस, पावर फंक्शंस। अब तुम कहोगे इतना सारा काम होता है मैथ्स में, तो फिर अपन कैसे कर पाएंगे। अब कंप्यूटर में दिमाग तो है नहीं ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि एक फाइल बना के ये पूरे फंक्शंस उसमें डाल दिए। अब जैसे तुमको रिक्वायरमेंट होगी उसी फंक्शंस को तुम यूज कर लो। अब कंप्यूटर में मान लो तुमने एसक्यूआरटी फंक्शंस यूज कर लिया,
अब तुम कहोगे SQRT कंप्यूटर रन कैसे करेगा, तो SQRT के लिए तुमको ज़रूरी है ये लाइन लिखनी पड़ेगी, है ना। ये मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए लाइन लिखनी पड़ेगी। तो अपन को कोई पावर फंक्शंस यूज कर ले, जैसे अपन कहें ना कि अपन को ये यूज करना है एक्स। अब तुम कहोगे कैसे, अब कैसे को अपन ने लिख दिया ऐसे ये। अब तुम कहोगे ये क्या है, ये एक फंक्शंस हो गया, ये फंक्शंस हो गया। कौन सा फंक्शंस है, मैथ्स का फंक्शंस है। तो लाइब्रेरी कौन सी यूज करूंगा, मैथ्स.h की। कैसे यूज करूंगा, हैश इंक्लूड मैथ्स.h, है ना। इनसे कौन सा फंक्शन चलेगा, stdio.h से। तो stdio.h से जो अपन फंक्शन यूज करेंगे, stdio.h से डेटा पढ़ेंगे तो इसके नफ, ये एक फंक्शन है। डेटा को प्रिंट कराना चाहूँगा, है ना, कोई भी रिजल्ट को प्रिंट करूँगा तो प्रिंट अप। अब तुम कहोगे ये फंक्शंस किससे चलेंगे, stdio.h से। कौन.io से कौन से फंक्शन चलेंगे, क्लियर स्क्रीन गेट ch। तो सिंपल सी थ्योरी हो गई कि डिफरेंट फंक्शंस से प्रोग्राम बनेगा। अब फंक्शंस है ना डिफरेंट कैटेगरी के होंगे। अब डिफरेंट कैटेगरी होंगे तो अलग अलग लाइब्रेरी होगी। जिस कैटेगरी का फंक्शंस अपन यूज करेंगे वही फाइल अपन को इंक्लूड में करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी। रन करवाने के लिए ज़रूरी है तो हैश इंक्लूड लिखना अपना प्रोग्राम का, है ना, एक एसेंशियल पार्ट ही बन जाएगा। पुराने वर्जन में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपन है ना ये यूज़ नहीं करते थे, फिर कोई नया फंक्शन आ गया तो अपन को यूज करना पड़ जाता था। तो अपन को है ना दो दो अपन को ये फाइल्स तो हर प्रोग्राम में फिक्स है कि ये दो तो आँख मीच के याद कर लो। प्रोग्राम की जो सेकंड जो एंट्री होती है वो आपकी लिंकिंग की होती है, तो ये तो ना वो याद कर लो। फिर आगे देखो, सी प्रोग्राम का ये ना प्रोग्राम का तीसरा पोर्शन, तीसरा सेक्शन। ये सी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो डिफरेंट सेक्शन से सी प्रोग्राम बनेगा। अब सी प्रोग्राम बनाने के लिए अपन को ना तीसरा सेक्शन अपन यूज करेंगे। एक तीसरा एक सेक्शन होगा अपना डेफिनेशन सेक्शन, तीसरा पार्ट हो जाएगा ये, तीसरा पार्ट डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन पहला समझ में आ गया, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन लिखने का आपको ये आ गया, ऐसे लिख देंगे डॉक्यूमेंटेशन, है ना। दूसरा आपको ये लिखना आ गया हैश इंक्लूड, है ना, stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, है ना। ये पहली लाइन हो गई, ये प्रोग्राम की दूसरी लाइन हो गई। तो ये याद भी हो गया होगा, ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन। अब अपन एंट्री कर रहे हैं तीसरे पोर्शन को। अब तीसरा पोर्शन होता है डेफिनेशन सेक्शन। अब तुम कहोगे यहाँ क्या लिख पाएंगे अपन, तो अपन ने है ना जब टोकन्स पढ़े थे तो टोकन्स में अपन ने है ना कांस्टेंट भी पढ़ा था। अब तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट हैविंग ए फिक्स वैल्यू, दीज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, है ना। अब तो तुम कहोगे कांस्टेंट में कैसे बनाऊंगा, तो कांस्टेंट बनाने के लिए अपने पास दो अल्टरनेट है। एक तो कांस्टेंट डिफाइन हैश डिफाइन के थ्रू बना सकता हूँ, है ना। एक कांस्टेंट का डिक्लेरेशन में कॉन्स्ट कीवर्ड से कर सकता हूँ। तो दो ऑप्शन अपने पास कांस्टेंट बनाने के लिए। तो कांस्टेंट है ना अपन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन से ऊपर लिखेंगे जस्ट, और लिंक सेक्शन से जस्ट बाद लिखेंगे। तो इसका फिक्स पोजीशन है कांस्टेंट की। तो तीसरी एंट्री आपकी डेफिनेशन सेक्शन होगी, जिसमें आल सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये कोई पूछे नहीं क्यों यूज करें, तो आल सिंबॉलिक कांस्टेंट नेम, define in this section, define in this section। जितने भी सिंबॉलिक्स नेम होंगे ना कांस्टेंट के, वो इस सेक्शन में डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हैविंग ए फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट हैविंग ए फिक्स वैल्यू। कि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, पहले भी अपन एक ट्यूटोरियल क्लास में पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट के टाइप पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड वैल्यू, है ना, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दीज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ये तुमको याद होना चाहिए कांस्टेंट के ऊपर, कैन नॉट बी चेंज। कब नहीं हो सकती, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम में अपन चेंज नहीं कर सकते, बिगिनिंग से क्लोजिंग तक वो एंट्री फिक्स होती है। अब कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो अपन कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज
हैज डिफाइन। लिंकिंग के लिए क्या यूज कर रहा था मैं, हैज इंक्लूड। कांस्टेंट के लिए क्या यूज करूंगा मैं, हैज डिफाइन। हैज डिफाइन का क्या रोल होगा, कांस्टेंट बनाने के लिए। कांस्टेंट में कोई भी फंक्शंस का टाइटल भी आ सकता है, कोई भी पाई का मान भी आ सकता है, इंटीजर कांस्टेंट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है। तो कुछ भी अपन डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी का कांस्टेंट बना सकता हूँ। तो यूज हैज डिफाइन, क्या बोलेंगे इसको, प्री प्रोसेसर। ये नाम याद होना चाहिए इसका। और दूसरे में और क्या बोल सकते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम का नाम। डायरेक्टिव स्टेटमेंट, टू डिफाइन कांस्टेंट एंट्री इन सी प्रोग्राम, इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में अगर अपन को कांस्टेंट यूज करना हो तो अपने पास हैज डिफाइन एक स्टेटमेंट है। हैज डिफाइन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट अपन बना सकते हैं। अब हैज डिफाइन को अपन कैसे यूज करें, तो इसका एक सिंटेक्स होगा, वो देखो कि कांस्टेंट अपन कैसे बना पाएंगे प्रोग्राम का। कांस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि फिक्स वैल्यू होती है, इंटीजर कांस्टेंट है ना, रियल कांस्टेंट है, फिर कैरेक्टर कांस्टेंट है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कैसे बनाएंगे वो सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स कि हाउ टू डिक्लेयर कांस्टेंट। अपना सबसे पहले तो हो गया हैज डिफाइन, है ना। हैज और डिफाइन में गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर वर्ड है, स्पेस अलाउ करोगे कंप्यूटर नहीं समझेगा। फिर कांस्टेंट का नाम आ जाएगा, जो भी सिंबॉलिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट का नाम आ जाएगा। और फिर इसके बाद में कांस्टेंट की डेटा वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, डेटा वैल्यू कहता है ना। और एक्सप्रेशन आ सकता है कोई भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे ना कोई कहीं पे भी इसका वो नहीं होता, स्पेस नहीं होता। यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई इक्वल नहीं आएगा, स्पेस फॉलो करोगे, यहाँ पे स्पेस दोगे, है ना। यहाँ कांस्टेंट नाम के बाद में स्पेस देंगे, सिंगल स्पेस को फॉलो करोगे। यहाँ पे अपन जिस तरह का कांस्टेंट है, इंटीजर है तो इंटीजर डेटा वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। कोई भी एक्सप्रेशन भी बना सकता हूँ यहाँ पे। तो अपन है ना कैसे लिखेंगे इसको, अब एग्जांपल देखो कैसे करूँगा मैं। हैज लिखा, डिफाइन लिखा, अब तुमको पाई का मान बताओ, फिक्स कर दो, तो मैंने पाई लिख दिया और यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे कांस्टेंट नेम हो गया, यहाँ पे ये कांस्टेंट नेम हो गया। अब मैं पाई को तो यूज कर लूँगा, बाकी पाई को मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो ये किस तरह का कांस्टेंट हो गया, ये रियल कांस्टेंट हो गया। रियल कांस्टेंट को सी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ये फ्लोट कांस्टेंट हो गया, फ्लोट टाइप का कांस्टेंट नेम हो गया, है ना। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी डेटा वैल्यू हो गई, ये डेटा वैल्यू हो गई। यहाँ पे कोई भी स्पेस, यहाँ पे सेमी कोलोन नहीं लगाते, नो सेमी कोलोन यूज, सेमी कोलोन यूज, है ना। सेमी कोलोन नहीं लगाना, अगर लगा दोगे तो एरर आ जाएगी। कहीं पे भी इसमें ना स्टेटमेंट का टर्मिनेशन नहीं होता। हैज डिफाइन में कोई स्पेस फॉलो नहीं करोगे, रेगुलर वर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखोगे। कांस्टेंट का नाम आ गया, फिर और भी मान लो कांस्टेंट बनाना चाहें, जैसे हैज डिफाइन, है ना। अब मैंने मान लो एन में एक टाइटल दिया, यहाँ पे लिख दिया UOR जयपुर। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया, है ना। ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। एज नेम NM हो गया, NM। मान लो कि अपन को कभी और भी डिफाइन करना हो, हैज डिफाइन, है ना, जैसे जिप कोड। अब जिप कोड मैंने लिख दिया। अब मान लो ये लॉन्ग एंट्री आती है तो मैं इसको L भी लगा सकता हूँ, तो ये लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। ये जो लिखा ना, ये लॉन्ग इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट। और भी अपन कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना चाहेंगे तो हैज डिफाइन। अब जैसे मैंने लिख दिया आंसर, यहाँ पे लिख दिया यस,
तो ये आंसर एक कांस्टेंट हो गया, एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। तो अपने पास है ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग कांस्टेंट के नाम दे देंगे। फिर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो डायरेक्ट ये नाम चलेंगे। ये एज ए नोमिनिक्लेचर रूल है, वो वेरिएबल्स रूल ही फॉलो करेंगे। रूल्स है ना, यूज एज ए वेरिएबल, एज ए वेरिएबल, वेरिएबल के नोमिनिक्लेचर रूल कर लो कि वेरिएबल्स के जो नोमिनिक्लेचर रूल है वही कांस्टेंट में यूज कर लो। अब तुम कहोगे प्रोग्राम में कांस्टेंट डेटा भी आता है और वेरिएबल्स भी आता है, तो इन दोनों को डिफर कैसे करेंगे? तो डिफर करने के लिए कांस्टेंट को कैपिटल में ले लो और वेरिएबल को स्मॉल लेटर में ले लो। क्योंकि मान लो अपन ने कोई कांस्टेंट एन बना रखा है और कोई वेरिएबल एन स्मॉल में ले लिया, तो फिर अब तुमको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कांस्टेंट को अपन किससे समझें और वेरिएबल को किससे समझें। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कांस्टेंट को अपर केस में लिखो, प्रैक्टिस अपन यही बनाते हैं, और वेरिएबल को लोअर केस में लिखो। तो कांस्टेंट से फ़ायदा क्या होगा कि अपन कांस्टेंट से प्रोग्रामिंग को इजी वे में अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं, बेटर वे में। और एक अपना कांस्टेंट को अगर मॉडिफिकेशंस करना हो, प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंजेस करना हो, तो कांस्टेंट को प्रोग्रामिंग में टॉप में लिखेंगे अपन, है ना, मेन फंक्शंस के जस्ट ऊपर और लिंकिंग सेक्शन के जस्ट नीचे। तो अपन को मॉडिफिएबिलिटी का कंसेप्ट रखना हो, मॉडिफिकेशंस करना हो, तो अपन कांस्टेंट में चेंज करेंगे तो एंटायर प्रोग्राम में सभी जगह चेंज हो जाएगा इजी वे में। तो मॉडिफिएबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये कांस्टेंट का मेजर दो यूजेज है। कोई पूछे हाउ टू यूज कांस्टेंट, कि हाउ टू यूज कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्यों यूज करूँ, तो एक इसका दो मेजर बेनिफिट है। एक तो मॉडिफिएबिलिटी, मॉडिफिएबिलिटी मतलब मॉडिफाई करना इजी हो जाएगा। एक होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी समझना अपन को थोड़ा सा इजी हो जाता है, बेटर वे में अपन को समझ पाते हैं कांस्टेंट डेटा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। मान लो कोई भी अपन ने साइज 100 ले रखी है, अब तुमको साइज को इंक्रीज करना हो तो सिंगल प्लेस पे चेंज करो, एंटायर प्रोग्राम में सब जगह चेंज हो जाएगा। तो मॉडिफिएबिलिटी की थ्योरी इजी हो जाएगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी की इजी हो जाएगा। कांस्टेंट फिक्स डेटा है, एक्सप्रेशन में तो यूज कर लेंगे इसको, बाकी वैल्यू को बदल नहीं सकते। और कांस्टेंट अपन अनदर वे में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्स्ट की वर्ड से वेरिएबल को भी कांस्टेंट बना सकता हूँ मैं। तो अपने पास दो तरीके हैं कांस्टेंट डिफाइन करने के। तो एक तो हैश डिफाइन के थ्रू, और एक होता है कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू। ये आईए में आया हुआ है, सूचना सहायक जो एक एग्जाम होती है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोग्राम में हाउ टू यूज कांस्टेंट इन एन इन सी प्रोग्राम। तो देयर आर टू वेज। नंबर 1, हैश डिफाइन के थ्रू कांस्टेंट बना सकते हैं, मेन है ना फंक्शन से जस्ट ऊपर डिक्लेरेशन कर दो। और एक होता है अपना कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू, वेरिएबल्स का जो डिक्लेरेशन पार्ट है ग्लोबल या लोकल, तो कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कांस्टेंट बना सकता हूँ। तो कॉन्स्ट कीवर्ड को अपन ऐसे भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट बनाना चाहूँ तो कॉन्स्ट एक कीवर्ड हो गया, या आपका कीवर्ड हो गया है ना, कीवर्ड। और जैसे ये मेरे को इंटीजर एक डेटा टाइप हो गया और a इक्वल ये 10, तो अब अभी ये है ना ये कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट क्रिएट हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये कैसे हुआ, ये कीवर्ड हो गया अपने पास, तो इस कीवर्ड से कांस्टेंट बना दिया। और अपन ने इसको लिंकिंग सेक्शन के जस्ट नीचे ऐसे भी कर सकता हूँ, ए से डिफाइन है ना, मैंने यहाँ पे जैसे मान लो ए 10, तो ये भी कांस्टेंट बन गया। तो अपने पास ये दो तरीके हो गए, ये दो तरीके हो गए अपने पास। तो अपन अभी अपन ने ना स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंट सेक्शंस पढ़ चुके हैं। तो पहला सेक्शन क्या पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा क्या पढ़ा, लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड के थ्रू करेंगे। लिंकिंग सेक्शन का क्या मतलब हुआ, लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी। लाइब्रेरी हेडर फाइल कितनी होती होगी, तो 50 to 60 होती है। लाइब्रेरी हेडर फाइल का क्या रोल होगा कि अपन को फंक्शंस अपन यूज करेंगे तो उनका एग्जीक्यूशंस वो हेडर फाइल के थ्रू कर पाएगा। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फंक्शंस की एरर आ जाएगी। किस तरह की एरर आएगी, फंक्शंस प्रोटोटाइप की। फंक्शंस प्रोटोटाइप की एरर आती है तो देट मीन्स प्रॉपर फंक्शंस कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो अगर उसको आइडेंटिफाई करना हो तो प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी की चीज़ के लिए अपन क्या करेंगे, हैश इंक्लूड यूज करूँगा। फिर अपन हैश इंक्लूड के बाद में अगर कांस्टेंट डेटा यूज करना हो प्रोग्राम में तो कैसे डिफाइन करेंगे, हैश डिफाइन से। तो तीसरा सेक्शन कौन सा कहलाएगा, डेफिनेशन सेक्शन।
डेफिनेशन सेक्शन में क्या एंट्री करते हैं, कांस्टेंट का डिक्लेरेशन करते हैं। कांस्टेंट की क्या मीनिंग होती है कि फिक्स वैल्यू होती है, दीज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट को अपन है ना यूज तो कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर, अपन चेंजेस नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस में। अगर प्रोग्राम के बीच में कोई चेंजेस करना भी चाहोगे तो अलाउ नहीं करेगा कंपाइलर। तो कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, हैज डिफाइन स्टेटमेंट के थ्रू। लिंकिंग कैसे करेंगे, हैज इंक्लूड के थ्रू। हैज इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर है। हैज डिफाइन क्या है, ये भी प्री प्रोसेसर है। क्या करते हैं प्री प्रोसेसर, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको क्या चाहिए है ना, किससे कनेक्टिविटी चाहिए। तुम कहोगे कांस्टेंट बनाना है तो हैज डिफाइन यूज करो। किस तरह का कांस्टेंट बनाना है तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यू किस कैटेगरी की है। अगर इंटीजर वैल्यू है तो वो इंटीजर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। अगर रियल टाइप की वैल्यू है तो फ्लोट कांस्टेंट कहलाएगा। अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं डबल कोट्स में लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। सिंगल कोट्स में डिफाइन कर दोगे तो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। तो प्रोग्राम के लिए 3 सेक्शन अपन पढ़ चुके। तो आज का इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का अगला नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।